असम में आज 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले सैनिकों को किया जाएगा सम्मानित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में होंगे शामिल। असम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन में विश्व बैंक की विकास समिति की बैठक में लिया हिस्सा। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास के साथ भी की बातचीत। कोविड महामारी से उभरने सहित कई प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर हुई चर्चा। रूस यूक्रेन के बीच जारी संकट के प्रभाव पर किया गया विचार। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अपने मॉस्को दौरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 26 अप्रैल को करेंगे मुलाकात। 28 अप्रैल को यूक्रेन का करेंगे दौरा। गुटेरेस ने यूक्रेन में शांति बहाली के लिए चर्चा करने का किया था आग्रह। राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को दी 15 रनों से मात। अंक तालिका में पहुंची शीर्ष पर। वहीं आज केकेआर के सामने गुजरात टाइटंस तो आरसीबी को चुनौती देने उतरेगी सनराइजर्स हैदराबाद। और सीनियर एशियन कुश्ती में जारी है भारतीय पहलवानों के पदक जीतने का सिलसिला। शुक्रवार को महिला वर्ग में भारत ने जीते 3 और पदक। कुल पदकों की संख्या हुई 10। नमस्कार, डेली न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के वीरों के सम्मान में आयोजित एक समारोह में हिस्सा लेने आज असम जा रहे हैं। असम सरकार ने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भाग लेने और देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले राज्य के सशस्त्र बलों के कर्मियों को गुवाहाटी में एक विशेष कार्यक्रम में सम्मानित करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार 105 कर्मियों को सम्मानित करेगी जिन्होंने 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया था। इनमें असम के सुरक्षा बलों के 9 कर्मियों के नाम भी शामिल हैं जिन्होंने युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी थी। असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा भी कार्यक्रम में भाग लेंगे। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में असम के अनेक कर्मियों ने मुख्य भूमिका निभाई थी और मुक्ति वाहिनी के योद्धाओं को प्रशिक्षित भी किया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन में विश्व बैंक की विकास समिति की बैठक में हिस्सा लिया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत ने स्वेच्छा से सभी देशों को कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क प्लेटफॉर्म यानी कोविन की पेशकश की है। साथ ही निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक वस्तु प्लेटफॉर्म के विकास के लिए सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने विश्व बैंक की विकास समिति की बैठक में श्रीलंका की गंभीर आर्थिक स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया और उम्मीद जताई कि श्रीलंका को उचित राहत दी जाएगी ताकि वो मौजूदा संकट से बाहर आ सके। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन में विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास से भी मुलाकात की और कई प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की। इस मुलाकात के दौरान कोरोना महामारी से भारत के निरंतर रिकवरी और रूस यूक्रेन संघर्ष के प्रभाव पर भी चर्चा की गई। वित्त मंत्री और विश्व बैंक के अध्यक्ष के बीच मुलाकात के दौरान उन्होंने भारत के आगामी G20 की अध्यक्षता और भारत में विश्व बैंक के नेतृत्व पर भी चर्चा की। बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि भारत ने कोरोना महामारी की रिकवरी के दौरान लोगों का जीवन बचाने के साथ साथ लोगों की आजीविका भी बचाने के दोहरे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि भारत व्यापक स्तर पर कोविड टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चला रहा है जिसमें 1.85 बिलियन से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत के रोड मैप पर भी प्रकाश डाला। और वाशिंगटन में प्रेस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत अमेरिका संबंधों पर कहा कि अमेरिका के साथ भारत के संबंध लगातार बेहतर हुए हैं। So I see more and more windows of opportunities opening rather than
keep an arm's distance, saying you've calibrated your position on Russia. Doesn't seem like you are getting closer to us. No, we understand. In fact, even today I have voiced it. Every bettering of relationship with US each time, this recognition that there is a friend there, but that friend's geographical location has got to be understood, and a friend cannot be weakened for any reason. और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर में विजयोत्सव को संबोधित करेंगे। 23 अप्रैल 1858 को ब्रिटिश सेना पर महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह की विजय के उपलक्ष्य में इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। देश की युवा पीढ़ी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ वीर कुंवर सिंह के ऐतिहासिक संघर्ष से अवगत कराने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विजयोत्सव आयोजित किया गया है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर 12 जिलों के सहयोग से जगदीशपुर में 75,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वज के सामूहिक ध्वजारोहण की योजना बनाई है। इस वृहद कार्यक्रम का मकसद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना है। जगदीशपुर के दुलौर मैदान में 3 लाख वर्ग फुट का विशाल पांडाल लगाया गया है। कार्यक्रम स्थल पर वीर कुंवर सिंह की वीरता और शौर्य से जुड़े ऐतिहासिक पल दर्शाए जाएंगे। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। देख पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों बैठा है? तुझे उसे टीबी है। लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%? लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे लूटे डाले। वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देश में जारी कोविड टीकाकरण अभियान ने 187 करोड़ 44 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कल 17 लाख से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 2 करोड़ 44 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। अब तक 2 करोड़ 63 लाख से अधिक एहतियाती डोज पात्र लाभार्थियों को लगाया जा चुका है। और वहीं दिल्ली सरकार ने एक बार फिर सार्वजनिक स्थानों पर तत्काल प्रभाव से मास्क जरूरी कर दिया है। मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना वसूला जा सकता है। निजी वाहन में एक साथ सफर कर रहे लोगों के मास्क नहीं पहनने की स्थिति में हालांकि जुर्माने का नियम लागू नहीं होगा। दरअसल राजधानी दिल्ली में कल कोरोना के 1042 नए मामले दर्ज किए गए। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक राजधानी में अभी 3,253 एक्टिव केसेस हैं और दैनिक संक्रमण दर 4.64% है। पिछले 24 घंटे में 757 मरीज संक्रमण से उबर चुके हैं, जिससे महामारी शुरू होने के बाद से कोरोना से स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 18,43,282 हो गई है। संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए सभी को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जरूरत है। वहीं महाराष्ट्र में कल कोरोना के 121 नए मामले सामने आए। संक्रमण के अब तक के कुल मामलों की संख्या वहां 78,76,503 हो गई है। मृतकों की संख्या पहले के 1,47,831 से आगे नहीं बढ़ी है। पिछले 24 घंटों में 66 मरीज संक्रमण से उबर चुके हैं। राज्य में अब तक 77,27,855 व्यक्तियों को संक्रमण से स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई है। संक्रमण से उबरने की दर वहां 98.11% है। राज्य में अभी 817 कोरोना सक्रिय मरीज उपचाराधीन हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य में 26,313 नमूनों की जांच की गई। अब तक वहां कुल 7,99,92,659 नमूनों की जांच की जा चुकी है।
कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। यूक्रेन पर रूस के हमले के 2 महीने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस अगले सप्ताह मॉस्को की यात्रा करेंगे, जहां वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। इससे पहले गुतेरेस ने इस सप्ताह पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को पत्र लिखकर मॉस्को और कीव में उनकी अगवानी करने और यूक्रेन में शांति बहाल करने के लिए कदम उठाने पर चर्चा करने को कहा था। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता कार्यालय के प्रवक्ता की ओर से कहा गया कि गुतेरेस 26 अप्रैल को मॉस्को जाएंगे। बयान के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र महासचिव रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव के साथ बैठक करेंगे और साथ में खाना खाएंगे। गुतेरेस 26 अप्रैल को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। 28 अप्रैल को गुतेरेस यूक्रेन का भी दौरा करेंगे, जहां वो यूक्रेन के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। गुतेरेस यूक्रेन के लोगों को मानवीय सहायता देने पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के कर्मचारियों के साथ भी मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मंगलवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक स्कूल और एक शिक्षा केंद्र पर हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले के बाद धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाकर कई और हमले हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष बारबरा वुडबर्ड ने बयान में कहा है कि सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने मज़ार शरीफ में सहदुकान मस्जिद पर हुए भयानक आतंकवादी हमले और कुंदूज में हुए एक अलग आतंकी हमले की कठोर शब्दों में निंदा की है। इन दोनों आतंकी हमलों की जिम्मेदारी IS खुरासान ने ली है, जो कि इस्लामिक स्टेट इराक से संबद्ध इकाई है। और यहां रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं। तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जब पैर तले से दिन गुजरे, सड़कें ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात, तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। और अब खबर खेल जगत से है। बात IPL की। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 15 रन से हराकर इस सीजन की अपनी 5वीं जीत हासिल की। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जोश बटलर के 116 रन की शतकीय पारी के दम पर 2 विकेट पर 222 रन का स्कोर किया, जिसके जवाब में दिल्ली की टीम 8 विकेट खोकर 207 रन ही बना सकी। राजस्थान की ओर से सफल गेंदबाज रहे प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने मैच में 3 विकेट हासिल किए। राजस्थान की टीम जीत के साथ ही 10 अंक और मजबूत रन रेट के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज हो गई है। और आज के मुकाबलों की बात की जाए तो IPL में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में गुजरात टाइटंस का सामना KKR की टीम के साथ मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में होगा। KKR को पिछले 2 मुकाबलों में हार का मुंह देखना पड़ा है। टीम को राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद से हार मिली है, जबकि गुजरात टाइटंस की टीम ने अपने पिछले दोनों मुकाबले जीते हैं। वहीं दिन के दूसरे मुकाबला भी मुंबई में खेला जाएगा, जो ब्रिबॉर्न स्टेडियम में आयोजित होगा। इस मैच में RCB की टीम सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैदान पर होगी। RCB का इस सीजन में अब तक के प्रदर्शन को लेकर बात की जाए तो उन्होंने 7 मुकाबलों में से 5 में जीत दर्ज की है, जबकि 2 मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। पिछले मुकाबले में RCB की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को शानदार 18 रनों से मात दी थी, जिसमें कप्तान फाफ डु प्लेसिस की शानदार पारी शामिल थी। वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को लेकर बात की जाए तो उनकी शुरुआत भले ही इस सीजन में खराब देखने को मिली, लेकिन उसके बाद से टीम अभी तक लगातार 4 मुकाबलों में जीत हासिल कर चुकी है। बात कुश्ती की जाए तो अंशु मलिक ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। अंशु को फाइनल में विश्व चैंपियन जापान की
सकुराई से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पिछले साल अंशु ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। इसी के साथ उन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में अपना तीसरा पदक भी हासिल किया। फाइनल तक के सफर में अंशु ने शानदार प्रदर्शन किया। फाइनल से पहले के तीनों मुकाबले में एक भी अंक नहीं गंवाया। अंशु ने 2020 में भारत में कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई थी। इसके बाद उन्होंने पिछले साल अलमाटी में 57 किलोग्राम का खिताब अपने नाम किया था। अंशु ने पहले मैच में उज्बेकिस्तान की शोखिदा अखमेदोवा को हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने सिंगापुर की खिलाड़ी डैनियल सोचिंग लिम को पटखनी दी। सेमीफाइनल में मंगोलिया की खिलाड़ी बोलोरोतिया को चुनौती को 2 मिनट 12 सेकंड में उन्होंने खत्म कर दिया। वहीं 62 किलोग्राम वर्ग में भारत की मनीषा ने कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। मनीषा ने कांस्य पदक के मुकाबले में कोरिया की खिलाड़ी हैनबिट ली को हराने में सफलता पाई। देश की अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्र पढ़ाई के साथ साथ खेल में हिस्सा लेकर अपनी सेहत और भविष्य बना रहे हैं। ऐसे ही एक छात्र है सुमेधा, जो कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में हिस्सा लेने को लेकर बेहद उत्साहित है। पेश है ये खास रिपोर्ट। देश खेल की दिशा में आगे बढ़े और लगातार नए आयाम स्थापित कर खेल के सबसे बड़े मंच ओलंपिक में ज्यादा से ज्यादा मेडल हासिल करे। इसको लेकर केंद्र सरकार की मुहिम खेलो इंडिया का लाभ हर किसी को मिल रहा है। बेंगलुरु में जल्द ही शुरू होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी खिलाड़ी अपने को तैयार करने में लगे हुए हैं और ऐसी ही एक छात्रा हैं सुमेधा। वॉलीबॉल खिलाड़ी के तौर पर खेलो इंडिया में चुनी गई सुमेधा ने दूरदर्शन के साथ बातचीत में बताया कि वो 2 साल से वॉलीबॉल खिलाड़ी के तौर पर प्रशिक्षक रचना के साथ अपनी तैयारी को अंजाम दे रही थीं। सुमेधा ने इस बात को भी बताया कि पिछले साल उन्होंने नॉर्थ जोन में दूसरी पोजीशन हासिल की थी और ऑल इंडिया के लिए क्वालिफाई किया था, जिसके बाद उन्होंने अब ऑल इंडिया के बाद खेलो इंडिया गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में रचना मैम के अंडर कोचिंग ले रही हूँ। 1 ईयर मुझे 2 इयर्स हो गए हैं और हमने लास्ट ईयर नॉर्थ जोन में 2nd प्लेस लेके ऑल इंडिया के लिए क्वालिफाई किया था और ऑल इंडिया के बाद क्वालिफाई करने के बाद हमने खेलो इंडिया में क्वालिफाई किया है और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है। और खेलो इंडिया में हम चाहते हैं कि हमारे अच्छी प्लेस आए, हम विन करके आए और हमारी टीम में 12 प्लेयर्स हैं जिसमें 7 प्लेइंग करते हैं, 1 लिब्रो होता है। सुमेधा इस खेल में खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनका मानना है कि केंद्र सरकार की इस पहल ने उन युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया है जो अब तक सही प्लेटफॉर्म ना मिल पाने के चलते करियर बनाने की राह से भटक जाते थे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खेलो इंडिया के लिए सिलेक्शन की है। वो लिब्रो खेलती है, बहुत अच्छी गेम है उसकी। बहुत छोटी उम्र से उसने खेलना शुरू किया था, बहुत अच्छा अचीवमेंट पाया है उसने। मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उसकी लिब्रो के मैं खेलो इंडिया में लिब्रो गेम के लिए सिलेक्शन किया है। सुमेधा ने इस बात को भी सामने रखा कि किस तरह से उन्हें खेल की दिशा में आगे बढ़ाने में उनके परिवार ने हर कदम पर उनका साथ दिया और अब उनका एक ही मकसद है कि वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक जीतकर खुद को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दें और यहां से आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए अपनी तैयारी को पुख्ता करें। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और मुक्केबाजी की दुनिया में तेजी से अपने नाम को एक नया मकाम देने वाली भारतीय महिला मुक्केबाज पूजा रानी को विश्वास है कि वो न केवल बॉक्सिंग के विश्व चैंपियनशिप में बल्कि एशियन गेम्स में भी बेहतर प्रदर्शन करने में सफल होंगी। पूजा रानी से ये खास बातचीत की हमारे सहयोगी गौरव कुमार ने। भारतीय बॉक्सिंग में अपने एक अलग मुकाम और अपनी एक अलग पहचान रखने वाली पूजा रानी इस वक्त हमारे साथ है। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ओलंपिक के बाद से वो क्या कुछ कर रही हैं। पूजा, ओलंपिक के बाद से काफ़ी कुछ आपका वेट हुआ काफ़ी और रिंग्स पे भी वेट हो रहा है कि आप वापस आएँ और फिर पुराना उसी जौहर के साथ आप उतरें जिसके साथ आपने ओलंपिक में अपनी चुनौती पेश की थी। क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? हाँ, अभी हाल ही में मैंने नेशनल चैम्पियनशिप जीता था और उसके बाद अभी ये जो टाइम रहा काफ़ी टफ रहा है मेरे लिए क्योंकि 1 महीना पहले ही मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे और अभी करीब 1 हफ्ता पहले हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप के ट्रायल्स हुए हैं और उसमें मैं सिलेक्ट हुई हूँ। अभी जो है मई में हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप होनी है तो उसके लिए काफ़ी अच्छी तैयारियाँ चल रही हैं।
पारिवारिक कारणों के चलते आपको स्टैंड्स अप मेमोरियल छोड़ना पड़ा, तो आपको लगता है कि जब इस तरह के टूर्नामेंट्स छूटते हैं तो इसका कहीं ना कहीं एक साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं आपके उस पर खेल पे भी पड़ता है? देखिए, बॉक्सिंग में ये तो है कि आपको फिजिकली फिट होना चाहिए, लेकिन मैं ये भी बोलूँगी कि मेंटली फिट भी आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस टाइम पे मैं मेंटली बिल्कुल भी फिट नहीं थी, क्योंकि स्ट्रेंजा के टाइम पे 1 वीक ही हुआ था मेरे फादर को एक्सपायर हुए, तो मैं मेंटली बिल्कुल भी फिट नहीं थी, तो इसके लिए मुझे वो टूर्नामेंट छोड़ना पड़ा। हालांकि पुरानी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि जो ओलंपिक का जो आपका जो मुकाबला था वो काफ़ी कड़ा मुकाबला भी हुआ था और आपकी जो ओपोनेंट थी वो काफ़ी एक हाई रैंक की भी थी, लेकिन उस सब के बावजूद भी हार भी काफ़ी कुछ सिखा जाती है। तो आपको लगता है कि एक ओलंपिक का जो एक्सपीरियंस आपको मिला, एक्सपोजर जो मिला और जो ओपोनेंट के अगेंस्ट आपने खेला, उस सब का कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है वो अब आपको और अपनी बॉक्सिंग में मैच्योर कर रहा है? देखिए, मैं यही बोलूँगी अब तो कि ओलंपिक में एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि जो मेरी ओपोनेंट थी वो वर्ल्ड चैम्पियन और लास्ट ओलंपिक की भी वो मेडलिस्ट थी। मैं उससे पहले भी 2 बार लूज कर चुकी थी, लेकिन इस बार मुझे ये था कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर हाँ मैं अच्छा करूँगी तो मेरे को मिल सकता है। उसमें मैंने अपना 100% दिया, लेकिन फिर भी मैं उसमें सक्सेस नहीं हो सकी। तो अब यही बोल सकते हैं कि हाँ, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और आगे मैं अच्छा ट्राई करूँगी। ये ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स है, तो इन सब को लेकर के अलग अलग लेवल की ये प्रतियोगिताएं हैं। तो इस सब को लेकर के एक, जैसे आपने खुद कहा कि न केवल फिजिकली बल्कि मेंटली भी अपने आप को स्ट्रांग रखना पड़ता है, तो इस सब के लिए आप कैसे अपने आप को तैयार कर रही हैं? देखिए, ये जो टूर्नामेंट है उनमें बस 1-2 महीने का फ़र्क है, तो मैं ये बोलूँगी कि मैं किन्हीं 2 गेम्स पर मैं फोकस करना चाहती हूँ, जिसमें वर्ल्ड चैम्पियनशिप होगी और कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, या फिर एशियन गेम्स होता है, तो एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में से मैं एक ही गेम को चूज करूँगी। अभी यूथ में काफ़ी अच्छा देखने को मिला है रिजल्ट, और लगातार जो हर लेवल पे जो बॉक्सर्स अच्छा कर रहे हैं, इसकी एक बड़ी वजह क्या मान रही हैं आप? देखिए, पहले जो है जूनियर और यूथ में सिर्फ वर्ल्ड चैम्पियनशिप और एशियन चैम्पियनशिप का नाम सुना जाता था, और जो इनविटेशनल टूर्नामेंट थे तो वो कभी नहीं होते थे। तो अभी जो है बच्चों को काफ़ी एक्सपोजर मिल रहा है, इससे उनकी मतलब अचीवमेंट भी काफ़ी अच्छी आ रही है उनमें। और अभी जो एशिया लेवल पे जो है वो हमारे बॉक्सर्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, स्पेशली मैं वुमेंस के लिए बोलना चाहूँगी, वो काफ़ी अच्छा कर रही हैं। और जितना ज़्यादा एक्सपोजर मिलता जाता है, तो मुझे लगता है जब तक ये सीनियर तक आएंगे तब तक ये इनका काफ़ी इनको जो है एक्सपोजर मिल चुके होंगे और एक्सपीरियंस इनको काफ़ी हो चुका होगा। आखिरी सवाल, ओलंपिक काफ़ी दूर है हालांकि अभी 2024, लेकिन फिर भी जहन में है पूजा के कि ओलंपिक का मेडल जो है वो हासिल करना है? नहीं, इतना दूर नहीं है, क्योंकि क्वालिफाई हमारा नेक्स्ट ईयर ही स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दूर है, क्योंकि 1 साल तो हमारा कोविड की वजह से यही हो गया था, जो कि ओलंपिक हमारे पोस्टपोन हुए थे। तो मुझे लगता है कि 1 ही साल है, उसके बाद हमारा फिर से क्वालिफाई जो स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि आप ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करें, और जो पिछली बार नहीं हुआ, टोक्यो में नहीं हुआ, वो इस बार आप दोहरा दें। आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी पूजा रानी, जिनका कहना है कि जिन्होंने एक तरह से कह दिया इशारों में कि ओलंपिक पर उनकी ज़रूर निगाह है, और कहीं ना कहीं जो हर एथलीट और हर खिलाड़ी का जो सपना होता है वो यही होता है कि ओलंपिक में उसके खाते में कम से कम मेडल ज़रूर रहे। तो इस पर वो काफ़ी फोकस दिख रही हैं, लेकिन फिलहाल उनकी नज़र जो है वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अपने प्रदर्शन को अच्छा रखने की है। कैमरामैन मोहित के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। आज़ादी के सफर के आज के एपिसोड में हम खोंगजोम दिवस के बारे में बातचीत करेंगे, जो हर साल एंग्लो मणिपुरी युद्ध के युद्ध नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। साथ ही साथ हम विट्ठल भाई और राव सिंह को भी श्रद्धांजलि देंगे। (1891) के एंग्लो मणिपुर वॉर के युद्धवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 23 अप्रैल का दिन मणिपुर में प्रत्येक वर्ष खोंगजोम दिवस के रूप में मनाया जाता है। मणिपुर के लोगों ने आंतरिक मामलों में ब्रिटिश राज के हस्तक्षेप का भारी विरोध किया। मार्च 1891 में ब्रिटिश सेना ने युवराज तिकेंद्र जीत को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से पहली गोली कांगला पर चलाई।
24 मार्च को पूरे दिन चली लड़ाई के बाद ब्रिटिश सेना ने संघर्ष विराम घोषित कर दिया। कांगला में जन प्रतिनिधियों और ब्रिटिश प्रशासकों की बैठक बुलाई गई। इस दरबार के लिए 5 ब्रिटिश अधिकारी भेजे गए। जब बातचीत नाकाम हो गई तो मणिपुर के लोगों ने ब्रिटेन के प्रतिनिधि मंडल पर हमला कर दिया। मणिपुर में ब्रिटिश राज की गंभीर स्थिति को देखते हुए सिलचर, कोहिमा और तामू से ब्रिटिश आर्मी के 3 शक्तिशाली रेजिमेंट भेजे गए। इधर तामू से ब्रिटिश टुकड़ी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए मेजर जनरल रुद्र सिंह यंगखोइबा और वांगखेर कपा के नेतृत्व में थाउबल से 700 मणिपुरी सैनिक भेजे गए। समय की गंभीरता को देखते हुए महाराजा ने ब्रिटिश सेना का मुकाबला करने के लिए पाओना ब्रजबासी और चोंगथा मिया सिंह के नेतृत्व में 400 सिपाहियों को भेजा। लेकिन मणिपुर की सेना में सैनिकों की संख्या कम थी और शत्रु सेना हथियारों में भी कहीं अधिक सबल थी। जब युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटिश सेना की शक्तिशाली तोपें मणिपुर के किले पर कहर बरपाने लगी, लेकिन जांबाज मणिपुरी योद्धा अपने क्षेत्र की रक्षा और मणिपुर की आजादी के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहे। मणिपुर ने हमलावरों के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए 3 सुरक्षा स्थल बनाए थे। पहला पलेल में, दूसरा कक्चिंग में और तीसरा खोंगजाम में। पोखराम्बा टंका, हुम्बोंग सूबेदार, लेसांग जमादार और अथोकपा दीवान सहित अनेक मणिपुर वासियों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आमने सामने की लड़ाई में मारे गए लोगों में 2 तंगखुल नगा समुदाय के लोग भी थे। 27 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश सेना ने कांगला पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के नायक मेजर पाओना ब्रजबासी को मणिपुर के लोग देशभक्ति और बहादुरी का आदर्श मानते। मेजर पाओना ने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों के सामने समर्पण करने से इनकार कर दिया और गुलामी की जगह मौत को गले लगाने का फैसला किया। इस युद्ध में अपनी बहादुरी का लोहा मनवाने वाले अन्य योद्धाओं में मेजर चोंगथा मिया, चेंगलेन सना, मेजर खुम्बांग, लोईतुम्बा जमादार, केईसा जमादार, हाइरांग खोंगजा और कई अन्य शामिल थे। मणिपुर में पारंपरिक खोंगजोम पर्व के रूप में इन योद्धाओं की वीरता की गाथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित हो रही है। इस दिन पूरा मणिपुर खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में अपने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ये स्मारक इम्फाल से 35 किलोमीटर दूर थाउबल जिले में उसी स्थल पर निर्मित है जहां मणिपुर और ब्रिटिश सेना के बीच लड़ाई हुई थी। ये स्मारक मणिपुर के लोगों की देशभक्ति और वीरता का जीवंत प्रतीक। आज हम गुजरात में सूरत में रहने वाले विट्ठल भाई को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। विट्ठल भाई बारदोली में एक स्कूल शिक्षक थे। उन्होंने 1930 के वन सत्याग्रह और अप्रैल 1930 में नमक सत्याग्रह में सक्रियता से भाग लिया था। नवसारी में नमक सत्याग्रह के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें नवसारी के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 23 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई। आज हम राव सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में लुधियाना रेजिमेंट के सैनिक थे। उन्होंने 1857 में ब्रिटिश राज के खिलाफ आजादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया। ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और उन पर विद्रोह और राजद्रोह का अभियोग लगाया गया। राव सिंह को मौत की सजा सुनाई गई और 23 अप्रैल 1858 को फांसी दे दी गई। तो इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।